कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रहे हैं। ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नारी 100 पे भारी। और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। नमस्कार, मैं हर्ष। बंगाल में खेला हुबे हो गया है। ममता बनर्जी बहुत बुरी तरीके से चुनाव को हारी हैं और बंगाल में एक ऐसी आइडियोलॉजी वाली पार्टी बनी है जो पहली बार तो जीती है, लेकिन वादों के साथ आई है कि बंगाल बदल के रहेगी। असम की अगर बात करें तो शर्मा जी फिर से जीत चुके हैं और पवन खेड़ा को ढूंढना शुरू कर दिया है, यानी कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी कि नहीं। कई बयान उनके सामने आए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 100 सीटों पर चोरी करी है इलेक्शन कमीशन और फोर्सेस की मदद से। आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं नंदन कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने बंगाल का, असम का और पहले बिहार का चुनाव बड़ी बारीकी से कवर किया था। नंदन कुमार मिश्रा जी ग्राउंड जीरो पर जाके भी कवर करते हैं और कई दशक से वो जुड़े भी हुए हैं पॉलिटिक्स से, खास तौर पे एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से। नंदन कुमार मिश्रा जी हमारे फाउंडिंग मेंबर में से एक हैं। नंदन भैया, झाल मुड़ी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया, वहीं सनातन विरोधियों को बहुत बुरी हार मिली है। अब मेरा पहला ही प्रश्न झालमुरी के साथ आएगा, क्योंकि झालमुरी आपने भी स्टेटस लगाया, सबने स्टेटस लगाया। झालमुरी एक मतलब लाइफलाइन के तौर पे यूज़ किया गया है कि या ये एक हथकंडा था? देखिए, ये एक कोई भी नेता रहे, जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी हो, कोई भी नेता रहे, अगर वो कहीं पर पार्टी को संबोधित करता है अपने, जो भी उनके कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, तो उस राज्य के मुताबिक लोग ऐसे कृत्य करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में अगर चुनाव होगा और नरेंद्र मोदी आएंगे तो यहाँ पर वो पोहे खाएंगे ताकि लोगों को लगे कि हाँ, ये हमसे अट्रैक्ट हो रहे हैं और हमसे अटैच हो रहे हैं, सॉरी। और वही बिहार की बात करें तो बिहार में जाकर लिट्टी चोखा लोग खाते हैं। आपके यूपी में भी बाटी चोखा खाकर संबोधित किया जाता है कि हाँ, हम आपके प्रदेश के ही हैं। हम भी बंगाल की माटी की बात कर रहे हैं तो कहीं कहीं पता तो ये भी चला था कि नरेंद्र मोदी तो जानबूझ के रुकेंगे जैसे टीएमसी के कुछ हेलीकॉप्टर ना उतर पाए। अब देखिए, इसमें ये बात होती है कि उनकी अपनी कृत्य है, वो प्रधानमंत्री हैं। अब इस पर सवाल तो उठेगा, ये प्रधानमंत्री अगर रास्ते पे रुककर अगर चाय भी पियेंगे ना तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग मुद्दा बन जाएगा। अब समझिए इस बात को कि उन्होंने जो कृत्य किया, 10 रुपये निकाल कर दिए लोगों को। उसमें भी लगा कि अगर वो आप 100 दे सकते थे, 500 दे सकते, 1000 दे सकते थे, पहली बात। हाँ, लेकिन आपने 10 ही क्यों दिया? क्या आप ये दिखाना चाहते हैं कि अभी भी करे? और दूसरी बात ये कि आपने और हाँ, पीएम कब से 10-20 रुपए का खुला रखने लगा, तो बहुत सारे बातें जो है वो आ रही थी उठकर। नहीं, यही प्रधानमंत्री जब राम जन्मभूमि के टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा था तो योगी जी ने दिया था। मगर वही बात है ना, सवाल तो बहुत उठते हैं। अब ये एक एक्टिविटी रहती है लीडर्स की कि हम जहाँ जा रहे हैं, हम उस देश की सबसे मशहूर चीज़ों को उठाएं ताकि वहाँ की जनता से हम लगाव बांध पाए, अपना कनेक्ट कर पाए एक दूसरे से। कनेक्ट की बात आई तो ममता बनर्जी 15 साल से बंगाल को एकदम जकड़ के रखी थी। ऐसा क्या हो गया कि एकदम झटके में ऐसी गई कि 100 भी नहीं आई? देखिए भैया, परिवर्तन ही संसार का नियम है और संसार हमें सिखाता है कि हम कभी एक चीज़ पर स्टेबल नहीं रह सकते हैं, और खास करके जब वो बात राजनीति की हो। अभी हाल फिलहाल में देखिए, उड़ीसा की देख लीजिए, लोकसभा इलेक्शन हुआ था, तब उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार गई थी, लंबे समय से चलती आ रही थी। बिहार में लंबे समय से नीतीश सरकार थी। ये नहीं कहेंगे कि नीतीश सरकार डूबी है क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया, मगर फिर भी एक कह सकते हैं ना कि परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार आपके उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी को हटकर भारतीय जनता पार्टी आई। वैसे दिल्ली की बात भी कर लेते, केजरीवाल को हटाकर अभी बीजेपी वहाँ पर आई है। तो परिवर्तन राजनीति में तो होने तय हैं। आप देखिए कि लगातार परिवर्तन होते आए, वही बंगाल भी उसी परिवर्तन का एक हिस्सा रहा। हाँ, इसी वजह से ममता बनर्जी ने कहा कि उनको मारा रात में, मतलब जब वो गए तो सीआरपीएफ के लोगों ने मारा, तो ममता बनर्जी ने कहा था कि अरे महिलाओं को तो रात में निकलना नहीं चाहिए, तो फिर ये क्यों निकली थी? अब देखिए,
अब महिलाओं को कुछ रिपोर्ट्स ने तो ये भी कहा कि ममता बनर्जी बड़ी शांति से बैठी थी, जब शुभेंदु अधिकारी आ गए तो उनको उठ के जाना पड़ा। देखिए, अब अगर इतनी सच्ची होती तो हारने के बाद वो इस्तीफा दे सकती थी। बहुत बातें उठती है और उनके हिसाब से तो वो हारी नहीं ना। उनके हारता कौन है? किसके हिसाब से लोग हारते हैं? लोग तो हारते ही नहीं है। अब हारने के बाद अगर सेकंड आई है। हाँ वही, अब ये ईवीएम का नाम आप अगर आप हटा दीजिएगा तो हारता कौन है फिर देश में? ईवीएम का नाम हटाएगा तो फिर देश में हार नहीं। अगर मेरा एक छोटा सा कंफ्यूजन भी कह सकता हूँ कि है कि देखिए, सब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम हैक किया, वोट चोरी करी, तो भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में नहीं कर सकती थी? वही बात केरल में वही बात मैं कहता हूँ ना कि कोलकाता में पिछले, बंगाल में पिछले इलेक्शन तक पांचों चोरी नहीं हो रहे थे, पांचों जीत सकती थी। लेकिन अब अगर अब जीती है तो अब ईवीएम हैक हो रहे हैं, तो ये बहुत ही बेतुका इल्जाम लगता है कि ईवीएम से आप जीत रहे हैं। ईवीएम से आप जीतिएगा तो कम से कम लोग को तो नहीं खरीद लीजिएगा, वहाँ के लोग ही बोल रहे हैं कि लोग को खरीदने की बात आपने करी तो शायद आपको पता हो कि वोटिंग से पहले ही ममता बनर्जी ने कुछ महिलाओं के खाते में 1500 डाल दिए थे। भैया वो देखिए, वो 1500 कहाँ के पता नहीं है। ममता बनर्जी की भी सीट अब नहीं बची है। नहीं, अब आरोप की भी बात करी तो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 100 सीटों पर कब्जा किया है और इलेक्शन कमीशन और फोर्सेस की मदद ली है। देखिए, आरोप नहीं लगाएंगे, अगर आरोप तो कमजोर नहीं हो जाएंगे क्या? तो कमजोर तो हो ही गए बस, तो अब बस आरोप ही उनके पास एक अपना हथियार बचा है, जो हथियार का इस्तेमाल। अच्छा, मेरे लिए एक अचंभे की बात यह है कि कई ऐसी सीटें हैं बंगाल में जहां प्रॉपर मुस्लिम वोटर है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता, वो कैंडिडेट जो हिंदू है। देखिए, अब राजनीति बदल रही है। बिहार की बात करें तो बिहार से अगर हम चले तो बिहार में भी अधिकतर लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में यही हुआ है कि जो जाति के तरीके से लोग जीतते आ रहे थे अपनी जाति को पकड़कर, अब वो नहीं रहा। उसी प्रकार 70-80% ये देखने को मिला। बंगाल में भी अब वो नहीं रहा। बंगाल में भी अब लोग एजुकेट हो रहे हैं और वो एजुकेशन को अपना रहे हैं। अब यहाँ बांग्लादेशी नहीं है, यहाँ बंगाली है। एजुकेट हो रहे हैं, पहले एजुकेटेड नहीं थे। बांग्लादेशी गुस्से थे ना, तो कहाँ से एजुकेट हो जाएंगे? अब यहाँ से बंगाली है, अब बंगाली भारतीय है। बंगाली भारतीय है। आपने अचंभे की बात करी, आपने चाल की बात करी, आपने कई ऐसी चीज़ों पे आरोप की बात करी। भवानीपुर की क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? खेला हो गया बस। अब देखिए, जो रिजल्ट आया है उससे हम पीछे नहीं हट सकते। जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट वही है। अब देखिए, भवानीपुर में खेला होगा तो रिजल्ट में खेला नहीं हो सकता। क्या खेला होगा? अब तो जो परिणाम है उसको अपनाना पड़ेगा। हमने बहुत पहले से अगर देखिए तो शुरुआत से कांग्रेस आई, ईवीएम कांग्रेस नहीं लाया था ना, तो हैक तो वो भी कर सकते थे, लेकिन उस समय ये नहीं होता। ईमानदार पार्टी है। हाँ, वो बहुत ईमानदार पार्टी है भैया। वो इतनी ईमानदार पार्टी है कि सिर्फ एक ही मजहब को लेकर चल रही है, तो फिर वो कैसी ईमानदार पार्टी है? आप देखिए कि कांग्रेस की बात खैर ना ही करे तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, क्यों नहीं बात करें? क्योंकि राहुल गांधी, नहीं, क्यों नहीं बात करें? कम्युनिस्ट पार्टी को हटा दिया भाई, सब कह। क्योंकि राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी अभी उस नाव में सवार है ना कि उन्हें खुद नहीं पता कि मैं इधर कूदूं या उधर कूदूं। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से जो तृणमूल कांग्रेस का वो समर्थन करते थे, अब उनके बयान बदल गए। बयान की मैं बात करूं तो चुनावों से पहले या नतीजों से पहले राहुल गांधी कहते थे कि टीएमसी खुद रास्ता बना रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज यही राहुल गांधी कह रहे हैं कि टीएमसी सही है, ममता बनर्जी सही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहता हूं कि आप एंटी मोदी होते होते एंटी इंडियन मत हो जाइए। यानी कि आप मोदी से नफरत करते करते इतने मत उसमें लीन हो जाइए कि आप धीरे धीरे भारत से नफरत करने लगे। बहुत लोगों ने सवाल उठाया, अभी अंडमान वाले मैटर पर भी लोगों ने सवाल उठाया, बहुत सवाल उठाया। प्रकृति को लोग बना रहे हैं, तो क्या आप अगर यहाँ से रोड निकालिएगा तो बिना पेड़ काटे रोड निकाल पाइएगा? कांग्रेस ने जो टनल्स बनाए हैं, जो एयरपोर्ट्स बनाए, बिना पेड़ काटे बना दिए। मतलब प्रकृति को अगर आप इतना सा अगर थोड़ी सी भी क्षति नहीं पहुंचाइएगा तो कुछ बनना तो है नहीं, और आप ऊपर से इल्जाम लगाते हैं कुछ बना नहीं, तो ये गलत है। और राहुल गांधी के जिक्र क्या करें, मतलब उनके पार्टी की तरफ से हर वक्त ऐसे बयान आते हैं जो कि देश के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तृणमूल कांग्रेस की भी बात करें तो उनकी भी पार्टी से ऐसे बयान है। हुमायूं कबीर ने कहा था कि हिंदुओं को काटकर भागीरथी में बहा देंगे। वहीं सयानी घोष ने बहुत समय पहले इंस्टा पर पोस्ट किया था प्रोटेक्शन पहनाकर शिवलिंग पर। ममता की क्षमता कैसी दिखी? ममता की क्षमता है ही नहीं, ममता की क्षमता बची ही नहीं है, ना शारीरिक बची है ना मानसिक बची है। क्योंकि आप समझिए कि सबसे जरूरी बात यह है कि एक नेता अपने बयान से जाना जाता है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि खुद मुख्यमंत्री अपनी सीट से हारेगा। हाँ, हमने एक्सपेक्ट किया था। रीजन ये है ना, मेरा एक्सपेक्टेशन ममता बनर्जी, हाँ जी, मुख्यमंत्री, हाँ, क्योंकि डीवीके पे तो चलो चल जाता है, लेकिन ममता बनर्जी ऐसी मुख्यमंत्री जिसने जड़ों तक को कवर किया हुआ था। ममता बनर्जी, देखिए, औरत सत्य बोलती हैं।
जो महिलाएं रहती हैं वो सत्य बोलती हैं, चाहे जाते जाते बोल भी गई थी अगर मैं आऊंगी तो मैं बिल्कुल। बस देखिए महिलाएं सत्य बोलती है, उनके मुंह से जो निकलता है ना वो एक अमृत की तरह निकलता है। और ना चाहते हुए भी ममता बनर्जी एक महिला ही है, ना ठीक है? चाहते हुए और उन्होंने जो कहा कि फिर मिलेंगे अगर टीएमसी रही तो बस भगवान ने सुन लिया कि चलिए मैं मानता हूँ कि भवानीपुर में तो मतलब अंधी चुक्की हो गई इनकी, है ना, लेकिन नंदीग्राम में इनको जाके क्या मिला? नंदीग्राम से भी हार गई। देखिए एक होता है जो सीट होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट होती है। अब लोगों को लगता है ना कि इस पर एक हारने के बाद एक मन में ये रहता है कि अगर हम हार गए हैं तो हो सकता है कि इस पर हम क्लेम ठोक देते हैं कि दूसरी बार अगर गिनती हो तो हम जीत जाएं। ये एक मन में हमेशा ये रहता है। अगर कोई बैटिंग कर रहा है, अगर वो 0 पे आउट हो गया तो बार बार मुड़ के पिच को देखता है कि मैं एक गलती निकालूं उस पिच में से कि बॉल घूम गई थी, ये हो गई थी। तो वो करता क्या पता है, जो सामने प्लेयर आता है उसको बताता है भाई पिच टेढ़ी है, तो उसको लगता है कि अच्छा सच में पिच टेढ़ी होगी। तो जब वो बैटिंग करने जाता है दूसरा प्लेयर तो उसको यही लगता है कि पिच सच में टेढ़ी है, जबकि पिच टेढ़ी नहीं होती है। लगता है 31 मई को भी आपके साथ आईपीएल फाइनल पे वीडियो बनानी पड़ेगी। फिलहाल दंगों की बात करता हूं। 2021 में जब ममता बनर्जी जीती थी 30 भाजपा के लोग मरे थे, जिसमें भाजपा ने कहा था कि 300 मरे हैं। उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट और एनएचआरसी रिपोर्ट में बोला गया था कि 52 हत्यारों के बारे में रिपोर्ट है। वहीं कॉल ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट में बोला गया था कि 15,000 आधिकारिक जो घटनाएं हैं उसकी रिपोर्ट सामने आई हैं। अब अगर बाई चांस मेरे अब सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड होना शुरू हो गया है कि ममता बनर्जी आती तो ये होता, ये हो जाता, ये कट जाते, वो रियलिटी में होता। ममता बनर्जी जो हारी हैं उसका सबसे बड़ा कारण 2-3 पिछले कारण है। पहला, उनके जो विधायक लोग थे उनके जो बयान आते थे वो हिंदू विरोधी बयान थे। आप कोई भी उठाकर बयान देख लीजिए, कोई राम को लेकर बोल रहे हैं तो कोई हिंदू को लेकर बोल रहे हैं तो कोई शिवलिंग को लेकर बोल रहे हैं, भगवान को लेकर, यानी ये हिंदू विरोधी बयान आते रहते थे। ममता बनर्जी ने खुद ये हिंदू को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो धर्म बनाया है वो बहुत गंदा धर्म है, जबकि लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही अपनी पार्टी बनाई है, हर किसी को पता है, और वो कह रही है वो गंदा धर्म है। अगर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी चाहती तो आज भी बड़े बड़े मंदिरों से टैक्स वसूला जाता है, तो क्या वो बंद नहीं करा सकती थी? देखिए टैक्स वसूलने की बात नहीं है। टैक्स अगर वसूला जाता है ना तो किसके लिए वसूलते हैं? ऐसा तो नहीं है कि अगर टैक्स वसूल तो मंदिर से वसूला जाता है। सिर्फ मंदिर से नहीं वसूला जाता है, सरकारी नौकरी जो करते हैं उनसे वसूला जाता है। बस फिर बात वही घुमा दी आपने ना कि सरकारी जो नौकरी करे उनसे वसूला जाता है। जो सरकार के अधीन काम करेगा सरकार उससे टैक्स लेता है, हम सबसे सरकार टैक्स वगैरह लेता है। और दूसरी बात, अगर मस्जिद से क्यों नहीं, मस्जिदों से क्यों नहीं? देखिए इस बात यही एक सवाल है ना जो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ और आपने भी कही, और ये हर एक अगर भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी है तो ये तो कर सकती ना, वो तो उसके लिए तो 2 मिनट काम है। हमने वही कहा ना कि ये एक ऐसा 500 साल पुरानी चीज को उसने 1 साल के अंदर ऐसे कर दिया चुटकी बजा के, तो ये तो बहुत छोटी चीज है। मैंने कहा ना कि ये ऐसा मुद्दा है, देखिए हम उस देश में रह रहे हैं जो कि एक सेक्युलर देश है। सेक्युलर देश है यहाँ की, हाँ सुनिएगा मेरी बात, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी वारसी जितने भी है, हर कोई रह रहा है और अच्छे से रह रहा है लोगों की नज़र में कि हाँ भारत एक सेक्युलर देश है। लेकिन ऐसा सेक्युलर देश है जहाँ पर आपके मंदिर से टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन अगर कल को मस्जिद से टैक्स वसूला लिया जाएगा। मैं एक चीज यहाँ पर और आपको पॉइंट आउट करूंगा, हमने ये नहीं कहा कि सेक्युलर देश है, हमने ये कहा कि हमने ये लोगों की नजर में सेक्युलर देश है। मैं मान रहा हूँ हमारा देखिए संविधान के अनुसार हम सेक्युलर हैं। बस वही बात। एक और चीज, अगर हम सेक्युलर होते तो अभी बीच में ही एक बिल पास हो रहा था 131st अमेंडमेंट, इसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए, जैन के लिए क्यों नहीं, बौद्ध के लिए क्यों नहीं? हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं, ठीक है। गांधी ने ये कहा था कि मैं मुस्लिम का साथ इसलिए देता हूँ क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। तो भैया माइनॉरिटी में तो जैन, बुद्ध, पारसी, सिख ये सब भी हैं, लेकिन आप इनके साथ खड़े हुए क्यों नहीं दिखे? ठीक है, मुस्लिम लीग पर आपने साइन किया तो इनके साथ खड़े हुए आप क्यों नहीं दिखे? तो बातें वहां पर होती है, मुंह पे आप राम राम कह रहे हैं लेकिन आप साथ किसके खड़े हैं वो सामने दिखता है। आप मतलब आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसके साथ है? हाँ वो तो दुनिया आप कहते हैं हिंदुत्ववादी पार्टी है। हाँ देखिए
कहने का है कि एक पार्टी अपनी विचारधारा से पार्टी बनाती है, ठीक है। कांग्रेस ने कैसे पार्टी बनाई थी हम उस पर भी आते हैं कि जवाहरलाल कांग्रेस को जाने देते हैं। कांग्रेस इस समय केरलम में है, बहुत शुभकामनाएं उसको। बात कर रहे थे हम लोग, इस समय गंगोत्री से गंगा सागर तक परचम लहर चुका है भारतीय जनता पार्टी का। सुवेंदु अधिकारी मेरे हिसाब से अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने हाँ, क्योंकि टीएमसी में भी तो वो टीएमसी से तो आए, विचार तो उनका भी वही है ना। उस हिसाब से हेमंत बिस्वा भी तो कांग्रेस से आए हैं। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ। तो लोग तो आता ही है, राघव चड्ढा भी आए लेकिन आम आदमी पार्टी से। पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है कि जब शुभेंदु अधिकारी जी और शर्मा जी जब जो असम के हैं, जब वो आए थे तो सत्ताधारी पार्टी से आए थे और उस कंडीशन में आए थे जब उस सत्ताधारी पार्टी के पास पावर थी। टीएमसी के पास उस समय पावर थी जब शुभेंदु अधिकारी जी आए थे। शर्मा जी के पास उस समय पावर थी क्योंकि वो कांग्रेस में थे। उन दोनों ने सेक्रीफाइस किया और भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष के तौर पे आए जब भारतीय जनता पार्टी के पास दम नहीं थी। आज उन्हें सेक्रीफाइस किया और उस पद पे बैठे हैं। शायद वो पहले भी बैठ सकते थे, लेकिन आज वो उस कंडीशन पे बैठे हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं करी थी। आप भारतीय जनता पार्टी को किस रूप से देख रहे हैं कि मतलब आपने राजस्थान में पीछे बैठा एक क्लास मॉनिटर को छोड़ के बैक बेंचर को उठा के मुख्यमंत्री बना देते हैं। यहाँ पे भी उज्जैन में बैठे मोहन यादव को बना दिया। कही वो ये शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे, हेमंत बिस्वा पहले कांग्रेस में थे, लेकिन उन्हें जो सत्ताधारी पार्टी आने लगी वो उसमें चले गए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सत्ताधारी पार्टी आ गई। बहुत लोग ये विपक्ष में गए और उस कंडीशन में गए थे जब उसके पास कुछ नहीं था। अभी आप अगर सोशल मीडिया खोलिएगा आपको यही मिलेगा कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी गिर रही थी तो फटाक से बीजेपी पकड़ ली है। टीएमसी गिर रही थी, जबकि टीएमसी गिर नहीं रही थी, लेकिन शुभेंदु ने नहीं, उस समय टीएमसी नहीं गिर रही थी, उस समय टीएमसी वही कह रहे हैं। उसके बाद लेकिन राघव चड्ढा वाली बात तो आपको एकदम सच है कि कुछ दिन बाद उन्होंने बयान भी दे दिया कि बच्चे कुछ है मेरे शताब्दी से दिल्ली आने ही वाले हैं। अब देखिए, विभीषण का नाम आपने सुना है? विभीषण रावण का भाई था, मगर उन्होंने रावण, लंका सब कुछ छोड़कर किसके पास गए? राम के पास, जो रावण के दुश्मन थे एक तरीके से देखें तो। क्यों गए? क्योंकि वो धर्म के साथ खड़े रहना चाहते थे। तो हो सकता है उन्हें भ्रष्टाचार दिख रही होगी अपनी पार्टी में, इसलिए वो धर्म के साथ खड़े होने के लिए आ गए हों भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी धर्म के साथ खड़ी होती है उनके नजरिए से। आपके नजरिए से? मैं कौन होता हूँ नजरिया सेट करने वाला? मैं यही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो माने अथवा ना माने लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी बड़ी होना और वहाँ के और उधर के लोग जो हैं वो आप देखिए कि पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं। लोग कहते हैं मुसलमानों के लिए काम नहीं किया है, लेकिन किया है महाराज। उन्हीं के लोग पार्लियामेंट में आवाज उठाते तो उन्हीं के लोग किसी स्कूल के सामने खड़े होकर बेटियों को छेड़ते भी हैं। ठीक है, करंट न्यूज़ है उत्तर प्रदेश की। देखिए, हम आपको बताते हैं ऊपर लेवल सुधर सकता है, निचले लेवल को सुधारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज भी भारतीय जनता पार्टी को कारण मैं बता दूं, ये वही लोग हैं जो पुरानी पार्टी को छोड़ के आए हैं। आइडियोलॉजी तो उनकी वही है ना, बस एक चिन्ह तो बदला है पार्टी का। देखिए, कार्यकर्ता से हम पार्टी नहीं डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम सांसदों से भी पार्टी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। पार्टी डिसाइड होती है पार्टी के काम से। अब आप देखिए, आप भी इसी जनरेशन के हैं, जो जिन्होंने कैमरा पकड़ा है वो भी इसी जनरेशन के हैं, हम भी इसी जनरेशन के हैं। इस जनरेशन में अगर आप खुद से पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने काम किए हैं, ठीक है, अगर आप जितना भी नेगेटिव होने का प्रयास करिएगा आपको सिर्फ एक ही मिलेगा। पता है क्या? कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीब बना दिया, देश बेच दिया और धर्म के नाम पे लड़ाया। प्राइवेटाइजेशन तो एलपीजी जो 1991 पॉलिसी आई थी उसी के तहत कांग्रेस की नीति थी ये तो। अच्छा, मेरा हर एक चीज में लोग कहते हैं कि कांग्रेस का, जब बीजेपी की अच्छा काम करती है तो कांग्रेस का विजन था, किया बीजेपी ने, तो भैया ये भी तो कांग्रेस का विजन था, ये भी तो बीजेपी ने किया। चलिए, हम लोग विषय से भटक रहे हैं। हम लोग बंगाल पे थे। बंगाल, अब हिंदू मुस्लिम आपने कर दिया तो चलो छोटा सा एक चीज और जोड़ देता हूँ यहाँ पर। नहीं लगा आपको कि बंगाल का चुनाव प्रॉपर तरीके से हिंदू मुस्लिम हो गया? चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो टीएमसी, प्रॉपर हो गया? लगता है थोड़ा बहुत। हिंदू मुस्लिम कैसे? मतलब कैसे क्या? कैसे आप भी जानते कैसे? नहीं, कैसे हो गया वो हम आपसे पूछ रहे हैं, कैसे हो गया? आप भी अच्छे जानते कैसे हो गया? सारे नेता हिंदू मुस्लिम, योगी जी भी गए हिंदू मुस्लिम। अब ये हर बयान देता है। हमारे बिहार में एक देवेश चंद्र ठाकुर है, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि हमें जिन कास्ट ने वोट दिया हम उन्हीं के लिए काम करेंगे, बाकी के लिए काम नहीं करेंगे। तो आइडियोलॉजी हाँ, ये चलती आती है, वही कह रहे हैं कि नहीं चलती आती है। चलेगी सर, मेरा दूसरा प्रश्न इसी चीज पे है कि देश की जनता होगी, आप जातिवाद कब बंद करेंगे? ठीक है सर, आज नहीं बंद होगी, कल नहीं बंद होगी, परसों नहीं बंद होगी। एक समय शायद क्या ऐसा आएगा जब जनता डेवलपमेंट के नाम पे वोट देगी, आपको पता है, एजुकेशन के नाम पे वोट देगी। हमें लग रहा है कि हमारी जनता बहुत विकसित हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे मन की पार्टी जीत रही है। ठीक है, बस इसीलिए हो रही है। लेकिन हमारी जनता बहुत गलत दिशा में जा रही है। कहने का अर्थ ये है कि वो नाम पर वोट दे रही है। यानी कि अभी कुछ दिन पहले यूजीसी का मामला आया था, कहाँ कुछ बिगड़ा?
लोग मतलब बहुत ऐसा लग रहा था ना कि अब बहुत ही कम लोग अब सपोर्ट करेंगे बीजेपी को। लेकिन देखिए यूजीसी के मामले के निकलने के बाद बिहार जीत गई, बंगाल जीत गई, यानी कि लोग वही है भैया। ये दो दिन के लिए ये जो सपोर्टर होते हैं ना, 2 दिन के लिए बस स्टेटस पोस्ट, हम भी उन्हीं में से, हम ये नहीं कह रहे कि हम अलग है, 2 दिन के लिए पोस्ट लगते हैं। चलो माना तो। हाँ, 2 दिन के लिए पोस्ट लगते हैं कि भैया हम सपोर्ट नहीं करें क्योंकि यूजीसी में तुमने ब्राह्मणों को, राजपूतों को ऐसे करके आपने खा लिया। लेकिन क्या होता है, वोट देने की बारी आती है तो हमारे अंगूठे जाकर दबते वहीं पे हैं। तो गलती यहाँ पर सिटीजन की है, यानी कि हमारी गलती है। हम अपना जो फेस है उसको नहीं चुन पा रहे हैं। हम कहते हैं कि कांग्रेस में कोई नहीं, कांग्रेस विपक्ष में ऐसा कोई फेस नहीं है जो मोदी के विपक्ष में खड़ा हो सके। भैया आप खड़ा करिए तो। सचिन पायलट है आपके पास आपके नजरिए से, शशि थरूर है आपके पास आपके नजरिए से, खड़ा एक करिए चेहरा तो। बेचारा अच्छा था, अगर आगे राघव चड्ढा वो भी इधर आ गए, अच्छा विपक्ष बन सकते थे। आपसे आपकी गाय नहीं संभल रही है और आप दूध लेने के लिए जा रहे हैं दूसरे गांव में, तो ये तो अलग बात है ना। फिर फिलहाल जीत गई भारतीय जनता पार्टी, इस्तीफा देंगे और नहीं दिया तो उसका नियम है ना, राज्यपाल हस्तक्षेप करेगा। देखिए हर एक प्रश्न का एक उत्तर होता है। अब ये जो आपने कहा कि अगर इस्तीफा नहीं दिया तो इसके लिए लीगली एक्शन लिया जाएगा, यानी कि ये लीगली है कि अगर कोई हारने के बावजूद इस्तीफा नहीं देता तो उसे अपनी बहुमत पेश करनी पड़ेगी। अगर बहुमत पेश नहीं होता है तब राज्यपाल को हस्तक्षेप करना रहता है। राज्यपाल हस्तक्षेप करते हैं, वो इंटरफेयर करके, और वो सीधे यही बोल देंगे भाई तुम इस्तीफा नहीं दे रहे हो मत दो। अब जो कैंडिडेट जीता है, जो पार्टी जीती है, वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करो सीएम फेस में। अब उसके सीएम फेस खड़े होंगे, फिर बाकी चीज़ वही चलती आएगी, वो सीएम बने, वो अपना इस्तीफा लेके बैठी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसका। चलिए फिलहाल आज बहुत चर्चा हुई, हम लोगों ने बंगाल पे किया। जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है उसी दिन शपथ ग्रहण है 9 तारीख को, और इसके बाद भी हम वीडियो बनाएंगे कौन मुख्यमंत्री बना, उसकी क्या काम थे, इन सब चीज़ों पे हम बहुत अच्छी चर्चा करेंगे। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।